नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से ये भारत की बात है। जब से हमने सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, तब से कुछ लोगों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। इनमें कुछ न्यूज चैनल भी हैं और मैं खुलकर बोलता हूं। जानते हैं इन्होंने क्या किया है? एक बहुत बड़ी साजिश रची इन्होंने, देश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची। और जब हमने साजिश का खुलासा कर दिया तो ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। और भैया दीदी वाली पार्टी के तो क्या कहने, इन्होंने तो पूरा बारूद बिछा रखा था, बस माचिस की तीली जलानी थी इन्हें। उससे पहले ही हमने इन्हें धर दबोचा, पकड़ लिया। भैया और दीदी का एक जाबाज वो मारने काटने का प्लान बना चुका था। शिवराज जीवन जो कांग्रेस का एक नेता है, ये कह रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा कि कोई दंगा रोक ही नहीं सकता। और ये बहुत मार्शल वाली फोर्स रखते हैं। मैं पुलिस और यूपी सरकार से कहता हूं, ये खुला क्यों घूम रहा है? अभी तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और इसे बहुत उग्र रूप दिखाने का शौक है, तो फिर इसे जेल की चक्की पीसने दो, तब इसका ये उग्र रूप ठंडा पड़ेगा। मैं तो कहता हूं ये जेल अकेले क्यों जाए, उनको भी जेल भेजो जो इससे दंगा कराने का हुक्म दे रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे। और मैं यूपी की एंटी रोमियो वाली पुलिस से भी कहूंगा, जितना जोर तुमने हाथरस के इस गांव को ब्लॉक करने में लगाया ना, उतना ही जोर इन्हें जेल भेजने में लगाओ। और हाथरस को शाहीन बाग बनाने वाले गैंग को छोड़ो मत। और ये कांग्रेस के महोदय कह रहे हैं 50 साल संघर्ष करते हो गया इन्हें, गोलियां चलवाएंगे क्या? तो क्या ये सड़क पर खून बहाएंगे? मैं तो कहता हूं इनका क्रांति वाला जोश ठंडा करना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुशांत से लेकर हाथरस तक बड़ी साजिश रची गई। आज मैं उन सब के चेहरे आपके सामने रखूंगा। हाथरस के दंगा चैंपियन बेनकाब, यूपी में ऑपरेशन दंगा वाली साजिश, कांग्रेस का दंगा प्लान बेनकाब, हाथरस के नाम पर दंगाई साजिश काम पर। हाथरस के नाम पर यूपी को सुलगाने की कांग्रेस की साजिश थी। कांग्रेस की यह साजिश बेनकाब हो गई है। कांग्रेस के दंगा भड़काऊ षड्यंत्र का रिपब्लिक भारत ने पर्दाफाश किया है। खुद कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के दाहिने हाथ शिवराज जीवन ने रिपब्लिक भारत के खुफिया कैमरे पर यूपी में दंगा भड़काने की बात कबूल की। शिवराज जीवन ने बताया कि दंगा फैलाने की उनकी तैयारी पूरी थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का मंसूबा कांग्रेस ने पाल रखा था। दंगा को कोई रोक नहीं पाएगा, तो स्थिति बनती जा रही है। क्योंकि अब ये वाल्मीकि समाजी मार्शल को हम लोगों को आप गाँव में मार सकते हो, क्योंकि 2 मकान है, 4 मकान है, वहाँ लगा सकते हो, गाँव में लगा के रहते चारों तरफ से पीएससी भी गिर सकती है, सब गिर सकती है। कहते हैं दिखा देती है, घेर तो दिखा देती है, बहुत काट दी जाएंगे, मार देंगे। हम शहर में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तैयारी का पूरी है, तैयारी पूरी है, पूरी जबरदस्त है। और उसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। राहुल के दाहिने हाथ का कहना था कि अगर गोलियां चलती हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं तो राहुल गांधी आएंगे। यानी पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी ताकि वाड्रा कांग्रेस को सियासी फायदा पहुंचाया जा सके। जब पूर्णिया चाहेंगे तो पूर्णिया चले। अच्छा, गोलियां चली।
किधर से क्या कह रहे हैं आप? तब हमने संभाला कोई लीडर से या आम व्यक्ति से ये तब हमने संभाला जाए तमाम लोगों को तो खाइए तो उसके लिए भी सारी चीज़ों की जरूरत तो सब चीज़ जरूरत है हर तरीके की जरूरत करते हैं तो वेपन चाहिए आपको वेपन भी सब चीज़ चाहिए पूरी कोशिश अदालत की कोशिश होगी और आज लड़ाई होगी। शिवराज जीवन ने यह भी माना कि केस बंद हो सकता था, लेकिन परिवार को और एक वर्ग विशेष के लोगों को भड़काकर शिवराज ने ऐसा होने नहीं दिया। केस जो दब गया क्या हो गया दब गया था ठीक है। मैं भी इसमें 4 दिन बाद रहा था तभी सोशल मीडिया पर धन्यवाद देता हूँ। एक दो चैनलों में इस पर हुआ गया उन्होंने कहा ऐसा हो रहा है इसमें हमारी खास इन्वॉल्व नहीं हुई। वो परिवार बिल्कुल हताश हो चुका था और हर तरीके से कंट्रोवर्स करने के लिए अलग हो गया। जब मुझको पता चला तो मैं गया उस परिवार से मिलने गया देखा तो देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करता मैं तो साजिश अगर काश में देखता है तो इस प्रति उस बच्चे के केस में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उग्र रूप लेती यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की इस साजिश पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को समन किया गया है। इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। शिवराज जीवन से जब रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने सवाल किए तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले शिवराज से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। पूरी तैयारी है बहुत लोगों को काट देने की और मार देने की। इसके बारे में आप हमें जरा विस्तृत तौर से बताइए, आप कैसे लोगों को काटेंगे और मारेंगे? आपका पहले तो स्वागत करता हूं बहुत बहुत कि आपने मेरी आवाज को उठाया। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप पहले ये बताइए लोगों को कैसे काटेंगे और मारेंगे? बेशर्मी से बात कर रहे हैं, आपकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब तो आपको जेल के अंदर रखना चाहिए। दे रहा हूं, मेरी सुन लीजिए। हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आज तक हमने किसी को काट दिए जाएंगे मार दिए जाएंगे। अमित चौधरी क्या कहा इन्होंने? अब आप अमित चौधरी क्या कहते रहेंगे अब मेरी सुनेंगे। अगर आप मेरे को इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेरी बात को सुनना पड़ेगा आपको। मैंने जो कहा था परसों, मेरे पास जो लोग आए थे मैं समझ गया था ये हिंदुस्तान में और अलीगढ़ में आए हैं। हमारी बात को हाथरस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश थी, जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई और किरदार हाथरस में खड़े किए गए। कांग्रेस ने बेहद घटिया, पुरानी और गिरी हुई कहानी लिखी थी। तैयारी थी सियासी रोटियां सेकने की, मगर सियासी रोटियां सेकने से पहले ही रिपब्लिक भारत ने इनका चूल्हा चौका ही गोल कर दिया। मिनट मिनट पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी अब चुप बैठे हैं। आखिर बोलेंगे भी तो क्या, क्योंकि कबूलनामा तो खुद राहुल के ही दाहिने हाथ ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश में शांति और आपसी सौहार्द के दुश्मनों ने हाथरस को सियासत की हांडी समझ लिया है। लेकिन सियासी तौर पर बेरोजगार कांग्रेस एक पुरानी कहावत भूल गई है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो फिर यूपी के हाथरस को चूल्हा और दंगों की सियासत को काठ की हांडी कैसे समझ लिया इन्होंने? दंगों से चोली दामन का रिश्ता रखने वाली कांग्रेस को यह भ्रम कैसे हो गया कि दशकों तक पर्दे के पीछे बैठकर दंगों की राजनीति का प्रयोग हाथरस में इनका सफल हो जाएगा? और कांग्रेस के अघोषित युवराज राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा को क्या लगता है कि दिल्ली से बाहर निकलते वक्त कॉटन का कुर्ता पैजामा साड़ी पहन लेंगे तो सफेदी की झंकार में इनके काले मंसूबे देश के सामने नहीं आएंगे? इन भाई बहन को एक बात मैं साफ कर दूं,
कि जब तक रिपब्लिक भारत मौजूद है तब तक कांग्रेस की तरफ से होने वाले किसी भी जाति सांप्रदायिक हिंसा के आधार पर देश को हम टूटने नहीं देंगे। और कांग्रेस के इन बड़े बड़े नेताओं की चोरी वो रंगे हाथ पकड़ ली गई है। फिर भी अगर इनको लगता है कि ये अब भी यूपी के हाथरस में अपनी सियासी साजिश में कामयाब हो सकते हैं, तो फिर ऐसा भ्रम रखने वाले कांग्रेस के युवराज और उनकी बहन को मैं चुनौती देता हूं, अपने प्यादे के बजाय खुद कोशिश करके देखो ना। हाथरस में जाति हिंसा की आग नहीं लगा पाओगे। हाथरस में ना आपका दाहिना हाथ और कांग्रेस नेता शिवराज जीवन वाल्मीकि जाति आग नहीं लगा पाएगा, और ना ही एसी ड्राइंग रूम में बैठे बैठे आप जाति हिंसा को हवा दे पाएंगे। ये ठीक है, कांग्रेस का अस्तित्व जाति और सांप्रदायिक हिंसा के आधार पर टिका है, लेकिन रिपब्लिक भारत की पत्रकारिता की वजह से कांग्रेस की जाति हिंसा वाली राजनीति की नींव दरक चुकी है और दशकों तक देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रम और हिंसा फैलाने की साजिश कामयाब तो जरूर हुई, लेकिन अब ऐसी गलती मत करना, वरना देश की जनता और कांग्रेस और उसके नेताओं की एक्सपायरी डेट जारी हो जाएगी। पता नहीं चलेगा कि विलुप्त होती दंगाई पार्टी से कभी भी वो अस्तित्व में थी। और मैं कहता हूं अब भी सुधर जाओ और अपने नेताओं के दिलो दिमाग में एक बात बिठा दो कि अब इस देश को तोड़ने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। देश से प्यार करने वाले कोई भी कांग्रेस की इस ऐसी करतूत को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके राजनीतिक प्यादे शिवराज जीवन को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जाति हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा के आधार पर राजनीतिक मुनाफा कमाना छोड़ दो। हम जानते हैं कि जाति और सांप्रदायिक हिंसा की आड़ में राजनीतिक मुनाफा कमाना कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है, लेकिन वक्त है ये कि कांग्रेस को अपनी ये पुरानी आदत बदल देनी चाहिए, नहीं तो रिपब्लिक भारत की पत्रकारिता उसकी ये आदत बदलने पर मजबूर कर देगी। और ये ठीक है, कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम बंटवारे के आधार पर इस देश का बंटवारा किया। इन नेताओं को ये ठीक लगता है। देश में कई लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव को जीतने तक के लिए जाति हिंसा का सहारा लिया गया, एक साजिश रची गई और आजादी के 73 साल तक यही होता रहा, एक प्रयोगशाला बना दी गई। लेकिन हवाओं का रुख बदल चुका है और देश बदल चुका है और पूरे देश का बहुसंख्यक समाज कांग्रेस की तरफ से रची गई जाति बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर चुका है। और वो कांग्रेस के खिसे पिटे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भ्रम और बहकावे में लोग आने वाले नहीं हैं। हाथरस समेत पूरा देश एकता के रास्ते में चलना चाहता है, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है, कांग्रेस के लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अपनी दंगों और हिंसा वाली घिसी पिटी सियासी स्क्रिप्ट की बदौलत वो अब कुछ नहीं कर सकते। हाथरस समेत पूरे देश को अब भी राहुल और प्रियंका गांधी के पूर्वजों की काली करतूतें याद हैं। सत्ता पर बिना चुनौती बने रहने के लिए बड़ी चालाकी से दंगों की झड़ी लगा देते हैं ताकि देश के लोग उनकी चालाकी को समझ ना पाएं और उनकी सियासी गाड़ी चलती रहे। और इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों में हुए दंगों में हजारों बेगुनाहों की मौत हो गई। कुछ ऐसा ही तो प्लान था इस बार हाथरस में। हाथरस ही क्या, पूरे उत्तर प्रदेश को उसकी बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर जाति हिंसा की आग में झोंकने की साजिश थी। राहुल और प्रियंका गांधी के दाहिने हाथ को बाकायदा जिम्मेदारी दे दी गई थी। ये बड़े नेता तो पर्दे पर आएंगे नहीं, इसलिए उनके राजनीतिक प्यादे को राजनीतिक जाति हिंसा में भड़काने की साजिश रची ताकि जाति आधार पर होने वाले बंटवारे के जरिए कांग्रेस को सियासी प्लेटफॉर्म मिल जाए, इनकी ट्रेन आ जाए, ट्रेन पटरी पर चलती रहे, जिस पर चढ़कर ये राजनीतिक वनवास अपना खत्म कर सकें।
इस दौरान पीड़ित परिवार की महिला को गले लगाना, पीड़ित परिवार के पुरुष के घुटने पर सिर रखने का ढोंग करना, यह होगा। और दलाल मीडिया उसे पीड़ित परिवार के लिए सहानुभूति और तलब की तरह पेश करेगा। लेकिन हमारे रहते यह मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमसे नकली सहानुभूति का षड्यंत्र छिपता नहीं है। राहुल और प्रियंका को लगा था कि दाएं हाथ से वो पीड़ित के परिवार को गले लगाएंगे और उनका बायां हाथ शिवराज वो जाति हिंसा की साजिश करेगा। पर्दे के पीछे बैठे बैठे हाथरस और उसके आसपास के इलाके में जाति दंगे का प्लान था, जिसके जरिए राजनीतिक फायदा उठाने की ये फिराक में लगे थे। लेकिन जिस तरह कुछ मीडिया चैनलों ने हाथरस में तनाव को हवा दी है, उसके बाद रिपब्लिक भारत को शक हुआ था कोई तो है जो हाथरस में तनाव को कम नहीं होने देना चाहता। पीड़ित बेटी के साथ हुई घटना को लेकर उसके परिवार को सच बोलने से रोका जा रहा है। और जब हमें साजिश की बू नजर आने लगी तो चुपचाप एसी और स्टूडियो और न्यूज रूम में बैठकर दलाल मीडिया की तरह ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे करते। हमारे कई सहयोगियों ने बिना वक्त गवाए हाथरस का रुख कर लिया, ताकि हाथरस को लेकर हो रही सियासी साजिश देश के सामने आए। पुरानी रंजिश को जाति मतभेद का रंग देने की साजिश से पर्दा उठे और हुआ भी वही जैसा हमने सोचा था। किसी भी हाल में यूपी की सत्ता पाने की ये लालसा पाले राहुल और प्रियंका के दाहिने हाथ तक हम पहुंचे, जो हाथरस और अलीगढ़ को जाति हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा में धकेलना चाहता था। यह साजिश तो बड़ी थी, तो हमें देखकर बोल भी पड़े कुछ ज्यादा ही, उगलने लगे ये। राहुल और प्रियंका के दाहिने हाथ ने एक सांस में कांग्रेस की घिसी पिटी पूरी स्क्रिप्ट रख दी सामने। शिवराज जीवन ने हमारे खुफिया कैमरे पर बताया है कि कैसे हाथरस में जाति हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश हुई। विरोध प्रदर्शन, सहानुभूति, ढांढस, इंसाफ की मांग की आड़ में कांग्रेस हिंसा भड़काने की साजिश रच रही थी और इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटी पुलिस से लाठियां खाने में भी इन्हें हर्ज नहीं था। सरकार और पुलिस को दंगे की भनक न लगे, शायद इसीलिए राहुल और प्रियंका गांधी की शाही सवारी बार बार हाथरस जा रही थी, ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की वजह से पुलिस का ध्यान भटक जाए और इसका फायदा ये उठा लें हाथरस में मौजूद इनके कांग्रेस कार्यकर्ता जाति हिंसा की आग लगा दें, ताकि पीड़ित बेटी को इंसाफ की मांग पर दो जाति के लोग एक दूसरे के सामने आ जाएं और दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता योगी सरकार को एक विशेष जाति विरोधी साबित कर दें। और यूपी ही क्यों, अगर कांग्रेस की हिंसा वाली स्क्रिप्ट हाथरस में हिट हो जाती तो पूरे देश में धीरे धीरे से रिलीज किया जाता। लेकिन कांग्रेस की इस नई साजिश से पहले ही उसकी स्क्रिप्ट लीक हो गई। जाति दंगे भड़काने की साजिश रच रहे हाथरस में कांग्रेस का सबसे बड़ा किरदार शिवराज जीवन कैमरे पर कांग्रेस की हकीकत बताने लगा और उसने यहां तक बताया था कि सियासी फायदा उठाने के लिए कांग्रेस की हाथरस में ऑपरेशन दंगा चलाने की योजना थी, जैसे यूपी में बंजर हो चुकी उसकी सियासी जमीन फिर हरी भरी हो जाए। जाति हिंसा और सांप्रदायिक दंगे की खेती करने के लिए हाथरस और अलीगढ़ में सक्रिय ये नेता शिवराज जीवन पैसे और हथियार जुटा रहा था, ताकि जाति हिंसा को उसके बल पर हवा दी जा सके। बोल बच्चन होने की वजह से शिवराज जीवन ने भी यही खुलासा कर दिया कि कांग्रेस हाथरस के लिए हिंसा की अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को झाड़ पोंछने में जुटी हुई है और इस स्क्रिप्ट के जरिए कांग्रेस की कोशिश है कि अगर एक बार जाति हिंसा भड़क गई तो जल्द ये किसी हालात में थमे ना और दोनों जातियों से लोग ज्यादा से ज्यादा मरे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सियासी मुनाफा कमा सकें। राहुल और प्रियंका के दाहिने हाथ
शिवराज जीवन ने यही कबूला कि हाथरस में मौजूद तनाव को उसी ने हवा दी। बस एक बार जाति हिंसा भड़क जाए तो बेगुनाह लोगों के आंसू पोंछने का ढोंग करने का मौका मिल जाएगा राहुल और प्रियंका को। मतलब एक बार हिंसा भड़कती है तो उसकी आंच में झुलसे लोगों के प्रति सहानुभूति जताते और उसके बदले पीड़ित लोगों के वोट बटोरते। शर्म आती है मुझे ये सुनकर। हम इन्हें नेता समझते हैं, लेकिन ये एक बेटी के शव पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए थे। और मुझे तो अफसोस है कि 73 साल तक ऐसी ही सोच रखने वाले नेताओं के हाथ में देश की बागडोर रही है। हाथरस में साजिश के सबसे बड़े किरदार ने ही अपने नेताओं के चेहरे से नकाब नोचा है। ये दिल्ली में बैठकर देश की सियासत को समझने का दम भरने वाले नेताओं की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। हाथरस में हिंसा की साजिश को रचने के लिए कड़ी कड़ी जोड़ने वाले शिवराज जीवन ने कांग्रेस का प्लान बता दिया है कि कैसे एक बेटी की मौत के बाद हाथरस को सुलझाने की साजिश करो। लेकिन वक्त रहते रिपब्लिक भारत ने कांग्रेस की पूरी साजिश से पर्दा हटाया। अपने खुफिया कैमरे पर उस साजिशकर्ता का कबूलनामा लिया जिसको यह अहंकार था कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसके एक इशारे पर हाथरस दौड़े आ जाएंगे, दौड़ आएंगे यहां, क्योंकि हाथरस में जाति हिंसा के बाद उनको पूरे राज्य में सियासी मुनाफा मिलने की उम्मीद थी, इन्हें फसल काटनी थी। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को आज एक पुरानी कहावत का मतलब जरूर समझ में आ गया होगा कि एक मूर्ख दोस्त से अच्छा एक चतुर दुश्मन होता है। रिपब्लिक भारत के खुफिया कैमरे पर अपने प्यादे के कबूलनामे के बाद पूरी कांग्रेस सख्ते में है। बोले तो क्या बोले, तो सरकार और प्रशासन में हड़कंप है। रिपब्लिक भारत की खबर का असर भी दिखा जब हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद योगी सरकार भी बिना वक्त गवाए हरकत में आई। हाथरस को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी में जुटे ये कांग्रेस नेता शिवराज जीवन वाल्मीकि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही दंगे फैलाने की साजिश में राहुल के दाहिने हाथ शिवराज की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए। नतीजा यह हुआ कि यूपी पुलिस ने हाथरस में राहुल के सिपहसालार शिवराज को समन भेज दिया है और समन भेजे जाने के फौरन बाद यूपी पुलिस शिवराज जीवन के घर पहुंची। यूपी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर शिवराज किसके इशारे पर हाथरस को जलाने की साजिश रच रहा था। और रिपब्लिक भारत की पत्रकारिता की वजह से ही हाथरस में दंगे की साजिश रचने वाले बेनकाब हो गए। रिपब्लिक भारत के खुफिया कैमरे में कांग्रेस के दंगाइयों के एक एक करतूत कैमरे में कैद हुई है और इसके साथ ही कैद हो गई हाथरस में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता शिवराज की ये असलियत दंगा वाली, जिसके सामने आने के बाद शिवराज के तोते उड़ गए हैं। शिवराज के जबान पर टेप लग गया है और ये जबान लड़खड़ाने लगी है। सच का सामना करने की शिवराज की हिम्मत जवाब दे गई। हाथरस में कथित गैंगरेप के सारे लोगों को भड़काकर दंगे फैलाने की कोशिश हुई जिसे हमने बेनकाब किया है। रिपब्लिक भारत ने खुलासे के बाद सच बताया है। पहले पीड़ित परिवार को लालच देने और उकसाने का खुलासा हमने किया और अब उन चेहरों का हमने नकाब उतारा है जो मार काट मचाना चाहते थे वोट के लिए, दंगों की आग में पूरे प्रदेश को झोंकना चाहते थे। और हाथरस को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर भी खुलासा हुआ कि यह संगठन भी हाथरस के बहाने सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहता था। इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो फंड जमा कर रहा था और प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जाति हिंसा फैलाने के लिए पीएफआई के पास मॉरिशस से विदेश से 50 करोड़ आए थे और ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ से अधिक रुपए की थी। पूरे मामले की जांच चल रही है और एक दिन पहले यूपी एटीएस हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में
4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसका कट्टरपंथी संगठन से यानी पीएफआई से सीधा रिश्ता है। पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया है और यही नहीं बल्कि एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का दावा किया जा रहा है। मतलब कांग्रेस और कट्टरपंथी संगठन पीएफआई एक ही समान है। दोनों की नीयत, तौर तरीके भी एक ही तरह के हैं। बस दोनों देश में असंतोष के बहाने हिंसा भड़काना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस और पीएफआई दोनों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, हमारे रहते तुम्हारे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे रहते इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित ने यह स्टिंग ऑपरेशन किया और देश के सामने उन्होंने सच सामने रखा। अमित, एक सवाल पूरा देश आज जानना चाहता है। यह बहुत बड़ी साजिश थी दंगों की आग में झोंकने की, यूपी को, पूरे देश को। यह कांग्रेस का नेता खुला क्यों घूम रहा है अभी तक? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी ने सीधे तौर पर कहा, वो तमाम लोग जो लाश की राजनीति करते हैं, लाश पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं बता रहा हूं, जल्दी ही जिससे जल्दी इसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि देखिए तमाम सबूत जो है वो जुटाने में यूपी पुलिस लग गई है, यूपी का प्रशासन लग गया है। पहले से इनको इतने इनपुट्स इनके पास जरूर थे कि दंगा हो सकता है और लगातार जो है लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। हमने खुलासा कर दिया कि कौन है जो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, कौन है जो दंगे कराने की फिराक में है, कौन है जो लोगों को सड़कों पर उतार कर मार काट करने का मौका तलाश रहा है, कौन है जो चाहता है कि खून बहे, खूनी संघर्ष हो। उसका खुलासा हमने कर दिया है। हमने जो वोट की जो राजनीति है, जो दंगों की राजनीति है, उसका पर्दाफाश कर दिया है और यहाँ जितने भी गिद्ध बैठे हुए हैं उनकी साजिश का अंत कर दिया है, क्योंकि वो उस गांव पर लगातार नजर गड़ा के बैठे हुए हैं, इस आस में बैठे हुए हैं कि कभी दंगा भड़क जाए। नहीं तो सोचिए कि भीम आर्मी का वहां पे क्या काम, तमाम उसके लोग वहां पर क्यों मौजूद हैं, पीड़िता के घर पर क्यों सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ा, क्यों प्रशासन को वहां निगरानी रखनी पड़ रही है, क्योंकि तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हमारी संवाददाता अमित, मैं यही तो सवाल कर रहा हूं अमित, जो आपने सच्चाई सामने रखी, उससे मेरा दर्शकों से बहुत बड़ा सवाल है और वो ये है कि बताना चाहता हूं, ये अकेला नहीं है, ये कांग्रेस का नेता अकेला नहीं है। उनको भी जेल भेजो जो इसे ऑर्डर दे रहे थे, जो कह रहे थे कि जाओ हिंसा भड़काओ, क्योंकि डींगे आग रहा था। बहुत बड़ा नेता है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क में सचिव स्तर तक रहा है। तो फिर उन लोगों को भी मैं सरकार से कहता हूं, ढूंढो और जेल की सलाखों के पीछे भेजो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस बातचीत के लिए। और हाथरस में दंगा ब्रिगेड का मुंह काला हो गया है। रिपब्लिक भारत के स्टिंग से खून बहाने की साजिश रचने वाले भी बेनकाब हुए। एक लड़की की मौत पर आंख लगाने और दंगे की साजिश रचने वालों का पर्दाफाश हुआ है। कैसे राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, लेकिन इन्हें करारा तमाचा लगा है। मौत पर खून की होली बहाने वाले और आंख लगाने वाले बचेंगे नहीं, सब पर कार्रवाई होगी। और मैंने पहले भी आपको कहा, सच्ची खबर देखनी है, मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट देखनी है, एसी रूम नहीं जमीन पर उतरकर रिपोर्टिंग देखनी है, तो ये सिर्फ आपके अपने चैनल पर मिलेगी। लेकिन अगर आपको अफवाह देखना है, एजेंडा वाली रिपोर्ट देखनी है, साजिश वाली पत्रकारिता देखनी है, तो है दूसरे चैनल। हम खबरों की तह तक जाते हैं, आपके लिए सच्चाई सामने लाते हैं, ताकि अफवाह गैंग की पोल खुले। और हाथरस कांड में साजिश के सूत्रधारों को बेनकाब करने के साथ रिपब्लिक भारत अब ऐसा खुलासा करने जा रहा है जो बेहद चौंकाने वाला है। कॉल कनेक्शन से हाथरस का सच सामने आया है। कैसे झूठ को सच बनाकर पेश करने की कोशिश हुई। सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर साजिश रची गई, लेकिन कॉल डिटेल से हाथरस कांड के राज सामने आ गए। जिस शख्स पर कथित गैंगरेप का आरोप लग रहा है, उससे यह पीड़ित परिवार लगातार संपर्क में था। जिस शख्स के लिए पीड़ित परिवार फांसी की मांग कर रहा है,
उस आरोपी से पीड़ित के परिवार की लगातार फोन पर बात हो रही है और हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप और पीड़ित के परिवार के बीच पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल मार्च तक 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई है और इस बात का खुलासा दोनों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से हुआ है। रिपब्लिक भारत के पास ये सीडीआर मौजूद है और इसके मुताबिक आरोपी और पीड़िता के बीच बातचीत हुई। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच दोनों के बीच 104 बार फोन पर बात हुई। पीड़ित की ओर से 42 बार कॉल किया गया जबकि आरोपी ने 62 बार कॉल किया। हाथरस को जलाने की पूरी स्क्रिप्ट सियासत के माहिर खिलाड़ियों ने लिखी थी। मतलब साजिश, मुद्दा ढूंढा गया, उसे अपने हिसाब से हवा दी गई और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर सामने परोसा गया। तनाव बढ़ाने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया गया, जो कमजोर है उन पर दबाव डाला गया। जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हुई, लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार हाथरस से सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है। हर अफवाह का सबूतों के साथ हम जवाब दे रहे हैं। हमारे खुलासे और स्टिंग को देखकर अफवाह गैंग की बोलती बंद है। हाथरस के नाम पर इंटरनेशनल साजिश का खुलासा किया। पहले भी हमने इसका खुलासा किया था। पीड़ित और आरोपी के कॉल डिटेल सामने आने के बाद मामले में साजिश की आशंका और बढ़ गई है और इसके साथ ही केस की गुत्थी भी उलझ गई है। क्या पीड़ित परिवार पर अलग बयान देने का दबाव डाला जा रहा था? क्योंकि पीड़ित की मां के 3 बयान हम आपको दिखा चुके हैं। इन तीनों ही बयान में पीड़ित की मां ने गैंगरेप की बात एक बार भी नहीं की। घास लेने जाने पर मारपीट की बात पीड़ित की मां ने कही थी। तब पीड़ित परिवार ने सिर्फ संदीप का नाम लिया था और इतना नहीं, ठाकुर परिवार से पुरानी रंजिश की बात भी परिवार ने मानी थी। और पीड़ित की मां के 3 बयान हमने आपको दिखाए थे, उसमें कहीं भी गैंगरेप की बात नहीं थी, सिर्फ पुरानी रंजिश की बात थी। और यही नहीं, हमने आपको पीड़ित के भाई की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत की कॉपी भी दिखाई थी। इसमें भी सिर्फ मारपीट की बात थी और कॉल डिटेल, जिससे साफ पता चलता है कि हाथरस में झूठी कहानी गढ़ी गई, फर्जी रिपोर्टिंग की गई, पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की गई और ऑपरेशन दंगा ने साफ कर दिया कि ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था। यूपी को जाति दंगों में झोंकने की साजिश ताकि वोटों की फसल काट ली जाए। लेकिन अब एक और सच बाहर आ गया है। रिपब्लिक भारत हाथरस से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और एक एक सच हम आपके सामने ला रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे अफवाह मीडिया, जिसे विरोध का सामना करना पड़ा, उसके खिलाफ जनता में गुस्सा है। जब पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा वाली खबरें चलाएंगे तो क्या होगा? आरती नहीं उतारी जाएगी क्या? ऐसा ही होगा। इसी तरह विरोध का सामना करना पड़ेगा। पीड़ित के परिवार और आरोपी के बीच बातचीत से कई सवाल खड़े हुए हैं। आखिर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से संपर्क में क्यों थे? जब पीड़ित की मां के मुताबिक दोनों परिवार में पुरानी रंजिश है, तो फिर यह बातचीत क्यों? और इस बातचीत का मकसद क्या था? दोनों की बातचीत किस तरफ इशारा कर रही है? दरअसल हाथरस की ये गिद्ध बेनकाब हो रहे हैं। आरोपी और पीड़ित परिवार के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पीड़ित यानी पीड़िता और आरोपी परिवार में बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर को शुरू हुआ था पिछले साल। ज्यादातर कॉल चंदपा इलाके से की गई थी, जो पीड़ित के गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें से 62 कॉल वो हैं जो पीड़ित परिवार की तरफ से, 42 कॉल आरोपी की तरफ से। और यूपी पुलिस तो पहले ही इस मामले में गैंगरेप की संभावना से इनकार कर चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने एसआईटी को 10 दिन का और समय दिया है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम इस मामले की जांच कर रहे हैं। एसआईटी की टीम ने कॉल डिटेल्स भी खंगाले हैं, गांव जाकर पीड़ित परिवार और दूसरे गवाहों और लोगों से बात की है। एसआईटी की टीम उस खेत भी गई जहां यह वारदात हुई थी और उसके बाद वहां भी गई जहां अंतिम संस्कार किया गया था, वहां का भी मुआयना किया है। मतलब जांच टीम हर एंगल से जांच कर रही है।
कॉल डिटेल से गैंगरेप की थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संदीप भी है। वही पीड़िता का रात में दाह संस्कार कराने को लेकर प्रशासन जरूर निशाने पर है, जिस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जवाब दिया है। हलफनामा में यूपी सरकार ने कहा है कि हिंसा की खुफिया जानकारी मिली थी, साथ ही कोरोना के समय और बाबरी पर फैसले का हवाला दिया गया। योगी सरकार इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के कारण हाथरस के डीएसपी और एसपी को सस्पेंड कर चुकी है। वहीं केस की सीबीआई जांच के आदेश भी हुए हैं और इस पूरे मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को सीबीआई के हवाले करने की मांग की है। 12 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है और सच की आवाज को भले ही कितना दबाने की कोशिश करो, लेकिन सच दबता नहीं है। सुशांत की मौत पर भी न जाने कितने झूठ फैलाए गए। डिप्रेशन से लेकर सुसाइड थ्योरी तक साजिश रची गई ताकि सच बाहर ना आए, लेकिन आत्महत्या की थ्योरी वाले ऐसे झूठ धराशायी हो गए। रिपब्लिक भारत ने सुशांत की आत्महत्या की बेबुनियाद रिपोर्ट की पोल खोली थी। अब सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट पर सुशांत के परिवार ने सवाल उठा दिए हैं और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स के उन डॉक्टरों की टीम के हेड थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की थी। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सीबीआई डायरेक्टर को एक पत्र लिखा है। विकास सिंह ने सुधीर गुप्ता की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है और उसे दोषपूर्ण बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। परिवार ने एम्स की रिपोर्ट लीक होने पर सवाल खड़े किए हैं। विकास ने कहा है कि सुधीर गुप्ता ने पहले कहा था कि 200% गला दबाकर हत्या का यह केस है, लेकिन बाद में रिपोर्ट बदल दी। हालांकि अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सुशांत के परिवार के वकील को भी एम्स की यह रिपोर्ट नहीं मिली है और एक लीक रिपोर्ट के आधार पर हत्या को सुसाइड बताया जा रहा है। सुशांत के परिवार के वकील ने कहा कि जब हमने सुशांत की तस्वीरें भेजी थी तो इसे देखकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था कि यह गला दबाकर हत्या का मामला है। सुशांत के परिवार के वकील ने पहली बार सुधीर गुप्ता का नाम लिया है। पहले भी वो कहते रहे कि एम्स के डॉक्टर ने इसे गला दबाकर हत्या का मामला बताया था, लेकिन पहली बार सुशांत के परिवार के वकील ने सीधे सुधीर गुप्ता का नाम लिया है। और रिपब्लिक भारत ने भी सुधीर गुप्ता की इसी यू टर्न पर बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ऑटोप्सी में कमियां हैं, जल्दबाजी में क्यों की गई है, वीडियोग्राफी हुई ही नहीं, क्राइम सीन के सबूत नष्ट किए गए और पहले वे इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। चाहे रिपब्लिक भारत से बातचीत में उन्होंने ये बात कही या फिर सुशांत के परिवार के वकील से बातचीत करते हुए, इस बार उन्होंने हत्या का शक जताया। लेकिन जो लीक रिपोर्ट हुई उसमें उन्होंने फाइनल फैसला सुना दिया, हत्या नहीं सुसाइड है, जिसको लेकर सुशांत के परिवार ने गंभीर सवाल खड़े किए। सुधीर गुप्ता और पूरी टीम की जांच की मांग सुशांत के परिवार ने की है और एम्स की रिपोर्ट पर सुशांत के परिवार को भरोसा नहीं है। सीबीआई के कहने पर सुधीर गुप्ता ने ही डॉक्टरों का यह पैनल बनाया था। मतलब साफ है, सुशांत के परिवार ने सीधे एम्स की लीक रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। सुशांत के परिवार ने कहा कि निष्पक्ष जांच उनका अधिकार है, हत्या या सुसाइड पर सीबीआई फैसला देगी, ना कि एम्स की टीम देगी। और विकास सिंह ने कहा है कि सीबीआई अगर उनकी बात नहीं मानेगी तो दोबारा फॉरेंसिक जांच के लिए वो कोर्ट जाएंगे। विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिठानी के बारे में हमने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब उसने पलटी मारी तब परिवार को शक हुआ। एम्स की रिपोर्ट को गैर जिम्मेदार बताते हुए परिवार ने इसमें बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा किया है। सुशांत के परिवार ने सीबीआई से सुधीर गुप्ता की भी जांच की मांग की है और सुशांत के परिवार के वकील ने साफ कहा है कि सुधीर गुप्ता का रवैया भरोसे लायक तो है नहीं। उन्होंने कहा कि एम्स के पास सुशांत की बॉडी नहीं थी, विसरा भी सूखा हुआ था। मतलब साफ फॉरेंसिक जांच में चूक हुई। कूपर की रिपोर्ट पर एम्स को कमेंट करना था, लेकिन उन्होंने तो फैसला ही सुनाना शुरू कर दिया।
सुशांत की संदिग्ध मौत को आखिर आत्महत्या क्यों बता रहे हैं डॉक्टर सुधीर? और आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनके बोल पूरी तरह बदल गए? पहले शक जता रहे हैं लेकिन अब आत्महत्या की बात कर रहे हैं। अगर सबूत फॉरेंसिक जांच के लायक नहीं थे, उसे छेड़छाड़ हुई थी, तो फिर एकदम से आत्महत्या की बात कहां से आ गई और कहां से कहने लगे? रिपब्लिक भारत ने भी सवाल उठाए थे और अब सुशांत के परिवार ने भी यही बात कही है। विकास सिंह ने सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई से नई फॉरेंसिक टीम बनाने की बात की है, यानी कि नई टीम को गठित करने और उससे जांच करवाने की मांग की है। और अपनी चिट्ठी में सुशांत के परिवार ने कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी कमियां गिनाई हैं और कई सवाल उठाए हैं। इन सवालों में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना रात में पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम करने में प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया गया? और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? आगे जांच के लिए बिस्तरा को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय क्यों नहीं बताया गया? शरीर पर लगे घावों के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया? और इसके साथ ही सुशांत के पैर पर फ्रैक्चर को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया। और इस बीच सुशांत केस में अफवाह फैलाने वालों को एक बार फिर करारा तमाचा लगा है। सीबीआई की टीम दूसरे चरण की जांच के लिए तैयार है। 6 सदस्यीय टीम दूसरे दौर की जांच करेगी। सीबीआई पहले ही साफ कर चुकी है, हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है। सुसाइड गैंग का जल्द झूठ भी सामने लाएगी, लेकिन सुशांत को इंसाफ की मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने 100 से ज्यादा सबूत पेश किए हैं, जिसमें बताया कि जिंदा दिल सुशांत कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। रिपब्लिक भारत ने सुशांत की मौत से एक दिन पहले यानी 13 जून का सच भी दिखाया था। एक चश्मदीद ने 13 जून को सुशांत को रिया के साथ देखा था, जबकि रिया चक्रवर्ती ने किसी भी जांच एजेंसी के सामने इस बात को कबूला नहीं या जानबूझकर छिपा लिया। सीबीआई इसका भी पता लगा रही है, क्योंकि रिया ने हमेशा यह कहा कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था, तब से मिली नहीं वो कभी। और आज करीब 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती भाखला जेल से बाहर आई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दी है कि वो देश छोड़कर नहीं भागेगी, यहां तक कि वो मुंबई से भी बाहर नहीं जाएगी। रिया को पासपोर्ट जमा कराना होगा और रिया को अगले 10 दिनों को यानी 10 दिनों तक नजदीक के पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी लगानी होगी। मतलब 28 दिन बाद जेल से रिया चक्रवर्ती को राहत तो मिली, जांच से राहत नहीं मिली है। और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई भी रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ड्रग्स मामले में एनसीबी फिर पूछताछ कर सकती है, लेकिन ड्रग्स के शौकीन रिया के भाई को जमानत नहीं मिली। रिया तो बाहर आ गई, लेकिन सीबीआई और एनसीबी के सवालों से उनका सामना होगा। और सुशांत के परिवार के वकील ने रिया की रिहाई पर कहा है कि यह ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी थी। बड़ा मामला यह कि क्या रिया ने सुशांत को बिना मर्जी के ड्रग्स दिया, और अगर दिया तो क्या रिया डॉक्टरों को यह बता रही थी कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं? इस मामले की जांच होनी चाहिए और सुशांत के कातिलों का पता जल्द लगना चाहिए, यह परिवार की मांग है। हमारे देश में दशकों से यही होता रहा, दंगे, फिर कुछ सफेद कुर्ता वाले पहुंचते थे, वोट बटोरते थे, उकसाते थे लोगों को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाहे कोई पीएफआई से मिलकर, चाहे पीड़ित परिवार को उकसाकर अगर ऐसा सोचेगा भी, तो हम उसे सामने जरूर लाएंगे, क्योंकि ये भारत की बात है और आप हमारे साथ हैं। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।